स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्नेहलता और चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा, जहां होती है यूपी उत्तराखंड की हर जरूरी खबर। और बात चाहे राजनीति की हो स्नेहलता या फिर राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हाँ जया, लेकिन दिखाने का अंदाज नया होता है हमारा। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और सबसे पहले कृषि कानूनों की बात करेंगे। दरअसल कृषि कानूनों के खारिज करने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के खत्म किए जाने पर अभी तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया और इसके बाद बुधवार यानी कि आज दोपहर 2 बजे फिर से किसानों की मीटिंग होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी बैठक करेगी और आंदोलन के भविष्य को लेकर फैसला करेगी। बिल्कुल, यहाँ माना यह जा रहा है कि किसानों का एक बड़ा गुट आंदोलन खत्म करने के मूड में है, लेकिन कुछ नेता अभी चुनाव तक इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए मंगलवार को हुई मीटिंग में आपसी सहमति बन नहीं पाई। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाली बैठक में आंदोलन खत्म करने पर फैसला हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार भी एमएसपी पर कमेटी गठित करने के साथ आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने पर अपनी सहमति दे चुकी है। बिल्कुल, और मंगलवार की बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और सरकार का लिखित प्रस्ताव देना अच्छा है, मगर कुछ प्रस्तावों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। इससे संबंधित कुछ बिंदु सरकार के पास भेजे जाएंगे। सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने की पूरी उम्मीद की जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि आज का दिन किसान आंदोलन को लेकर बड़ा अहम साबित होगा। जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर, तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए। उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। तो उधर मंगलवार को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद हमारे संवाददाता ने भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत से बात की और आंदोलन के भविष्य को लेकर उनसे कई सवाल किए। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए। मीटिंग हुई एसकेएम की, उस मीटिंग में क्या निकला और कहां पर पेच अटका हुआ है सर? उन्होंने वो भेजा, उन्होंने लेटर भेजा कि हम ये काम कर देंगे। उसमें हमको ऐतराज है कुछ, उसका स्पष्टीकरण दे दो, फिर उस पर विचार कर लेंगे। लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है सर? लेटर में लिखा हुआ है कि हम मुकदमे वापसी कर लेंगे, आंदोलन जैसे ही खत्म होगा तो उसको वापसी कर लेंगे हम। ठीक है, मुकदमे ये प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और कुछ स्टेट के उन्होंने नाम नहीं लिए, उत्तराखंड का नाम नहीं लिया, मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, तो ये ना रह जाए फिर अगवा हमने तो कहा था, हमने तो इन पर समझौता हुआ। अभी ट्रैक्टरों की कोई बात नहीं करी दिल्ली में। वे ट्रैक्टर नए देंगे, पुराने देंगे, वही देंगे। वे खराब हो गए, उनको ठीक करवाओगे, नहीं करवाओगे, कौन उनको लेने जाएगा? क्या उनके कागज पत्तर मांगेंगे? कोई 10 साल पुराने भी हैं, वे छोड़ देंगे, उन्हें तोड़ेंगे, क्या करेंगे? एक मुद्दा यानी कि जो समझ में आ रहा है कि मुकदमों पर बात शायद कहीं ना कहीं अटकी हुई है। सरकार ये कह रही है कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, हम मुकदमे वापस ले लेंगे। चलो उस पर भी बैठ कर कोई हो जाता है तो उस पर भी बातचीत हो जाती है। ये सारी चीजें, एक तो एमएसपी वाले उस पर मामला है, अभी उसका स्पष्ट नहीं है कर रहे कुछ। खत्म की तो तुम 15 दिन से ले रहे, खत्म की कोई गारंटी ना लेना, खत्म की ना लो गारंटी। कहाँ से पाठ पड़ दिया खत्म का? और चलिए अब बात करते हैं सीएम योगी के दौरे की। दरअसल सीएम योगी आज पश्चिमी यूपी में होंगे और उनके मथुरा और शाहजहांपुर में अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें वो शिरकत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहां पर वो मथुरा की मांड विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार मांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले वो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को
संबोधित करने पहुंचे थे। बिल्कुल, और मथुरा की माठ सीट कई मायनों में अहम मानी जाती है। इसीलिए आज सीएम योगी जब माठ पहुंचेंगे तो 201 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। माठ विधानसभा सीट की अगर आप बात करते हैं तो ये आज तक बीजेपी के खाते में आई ही नहीं है। माठ सीट को बसपा का गढ़ कहा जाता है। माठ विधानसभा बसपा विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा का अभेद्य किला कहलाती है। इस सीट पर जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और यूपी की सियासत के लिए जया आज का दिन यानी मंगलवार का दिन वार पलटवार के नाम रहा। पिछला दिन अगर कहें तो यूपी के पश्चिमी छोर से जयंत और अखिलेश ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कल पूर्वांचल में पीएम और सीएम ने भी इस पर पलटवार में कोई कमी नहीं छोड़ी और लाल टोपी वाला बयान तो मानो तूल ही पकड़ चुका है। बिल्कुल, और इसी पे एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं स्नेहा। योगी के गढ़ से मोदी की ललकार, लाल टोपी पर सीधा प्रहार। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए। चुनाव से पहले 10,000 करोड़ की सौगात, क्या एम्स और कारखाने से बनेगी बात? जहां पश्चिम में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भाजपा की किलेबंदी कर रहे थे, वहीं पूरब में पीएम मोदी और सीएम योगी 10,000 करोड़ की सौगात देकर पूर्वांचल में एक नई कहानी लिख रहे थे। क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ये एक महीने में दूसरी बार था जब केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने पूर्वांचल को एम्स और फर्टिलाइजर प्लांट की बड़ी सौगात दे डाली और 22 की चुनावी पिच पर विकास के मोर्चे पर अपने विरोधियों को सबसे बड़ी चुनौती दे दी। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। गोरखपुर एम्स से पूर्वांचल के स्थानीय लोगों को न सिर्फ इलाज मिलेगा, वहीं फर्टिलाइजर प्लांट से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वोट भी मिलेगा? क्योंकि चुनावी मौसम में हर बात वोट से शुरू होकर वोट पर ही खत्म हो रही। क्योंकि पीएम मोदी आए तो पूर्वांचल को एम्स और कारखाने की सौगात देने, लेकिन लाल टोपी पर ऐसा वार किया कि पूरब से पश्चिम तक सियासी पारा चढ़ गया। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। पीएम मोदी के इस वार का पलटवार करते हुए एक ट्वीट अखिलेश ने भी किया, जिसमें खास तौर पर लाल टोपी शब्द का इस्तेमाल किया और इनकलाब की हुंकार भरते हुए 22 में बदलाव का नारा एक बार फिर दोहरा दिया। इस बार पूर्वांचल में कांटे की टक्कर दिख रही है, क्योंकि जहां भाजपा विकास को आधार बनाकर चुनाव जीतने का दम भर रही, वहीं समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर पूर्वांचल में एक बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है।
आपको बता दें कि 2017 में पूर्वांचल की 130 सीटों में से भाजपा ने 87 सीटें जीती थी, जबकि सपा को 14 पर जीत मिली थी। मतलब यूपी में भाजपा का कमल खिला तो इसमें पूर्वांचल की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार हालात बदलने का दावा हो रहा है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, गठबंधन का बदला हुआ आधार है, क्योंकि जो राजभर पिछली बार भाजपा के खेमे में थे वो पाला बदलकर सपा के साथ आ गए हैं। वहीं अपना दल के भी सपा के साथ, जिससे राजभर और कुर्मी वोट का संतुलन बिगड़ सकता है। अब ये कितना बदलेगा ये देखना होगा। गोरखपुर से वीरेश पांडे, ABP गंगा। तो जया, इस वार पलटवार पे जो असर होता है वो वाकई ग्राउंड पे होता है, और ये जानने के लिए हम चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास, शैलेश अरोड़ा से जानेंगे। शैलेश, जिस तरीके से अब ये लाल टोपी वाला मामला अब शुरू हुआ है, कल से कह सकते हैं, दूर तक तो ये जाएगा, क्या लग रहा है ग्राउंड पे? देखिए, बयानबाजी कोई भी हो, अगर चुनावी मौसम की बात करें तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल हो या उससे जुड़े हुए रंग, इन दोनों को लेकर निशाने साधे जाते हैं। और उसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। जब किसी भी संदेश को गीत के माध्यम से या इस तरह के सिंबल्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है तो लोगों के जहन में लंबे समय के लिए बस जाते हैं वो। शायद ये वजह है कि इसको लेकर निशाने साधे जाते हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल टोपी पर जब निशाना साधा, उससे पहले अगर हम तस्वीरों को देखें तो किसी कोई कार्टून है वो पोस्ट किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है साइकिल की हवा निकल रही है, वो पंचर हो रही है। किसी पोस्ट में गेरुए रंग को लेकर जिक्र किया जाता है, बयानबाजी की जाती है, जबकि सबको पता है गेरुआ रंग जो है, भगवा रंग जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। तो लगातार ये रंग, ये चिन्ह जो है, ये चुनावी मौसम में अपनी जगह बनाते ही रहते हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से लाल टोपी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा लाल टोपी, और उसको जिस तरह से रेड अलर्ट से जोड़ा, उन्होंने अपराध से जोड़ा, पूरी कानून व्यवस्था पर एक टोपी के सहारे उन्होंने पिछली सरकार की पूरी कानून व्यवस्था के लेकर निशाना साध दिया। उनकी चाहे बात करें भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा, और अपराध को लेकर भी। तो वहीं दूसरी ओर जो पलटवार हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने अब अपने उसी जो लाल टोपी है उसी को लेकर बताया कि रेड अलर्ट जरूर है, लेकिन ये रेड अलर्ट है भाजपा के जो उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर पार्टी मैदान में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर और बात की उन्होंने बदलाव की। तो अब देखना ये होगा कि ये जो सियासी जंग है जो लाल टोपी को लेकर शुरू हुई है, ये और कहां तक जाती है। क्योंकि इससे पहले हमने, चाहे बात हो साइकिल को लेकर, चाहे बात हो भगवा और गेरुआ रंग को लेकर, चाहे बात हो कमल को लेकर, हमने सबको देखा। और इस बार लाल टोपी को लेकर जिस तरह से जिक्र छिड़ा है, देखना होगा ये आगे चुनावी मौसम क्योंकि लगातार जारी है, ऐसे में ये कहां तक बात जाती है। लेकिन इतना साफ है कि अब उन चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है जिनको, देखिए, अगर हम सत्ताधारी दल की बात करें, उसके बाद दो चीजें रहती है हमेशा निशाना साधने के लिए, एक अपनी उपलब्धि है और दूसरी तरफ जो पिछली सरकार है उसके नाकामियों को दिखाना, उसकी जो बिल्कुल। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव ने अब इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, पलटवार भी किया है शैलेश, और ये मामला अभी और दूर तक जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं जया। देखिए, अब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर सियासी पार्टी अपना चक्रव्यूह बनाने में जुटी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अलग अलग जाति सम्मेलन और समारोह कर रहे हैं, इस बार भी जातिगत समीकरण हावी होता दिखाई तो कम से कम दे ही रहा है। बिल्कुल, और जातियों को साधने के साथ ही अब बसपा ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। बसपा आज से प्रदेश की सभी सुरक्षित सीटों पर सम्मेलन शुरू करने जा रही है। ये बड़ा कदम है बसपा का, और प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बसपा मंडल स्तरीय सम्मेलन शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट से करने जा रहे हैं। यहां से सतीश चंद्र मिश्र बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सम्मेलन ये मंडल स्तर का है। ये भी बता दें कि कुल 18 मंडल है प्रदेश में, जिसमें 86 विधानसभा सीटें सुरक्षित रखी गई हैं, और इन्हीं सीटों पर बसपा की नजर है, उसे साधने की शुरुआत कर चुकी हैं। आज रामपुर मनिहारन सीट से इसकी शुरुआत सतीश चंद्र मिश्र करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार खबरें। चलिए शुरू करते हैं।
सोनभद्र दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा पिछले 7 सालों में विकास हुआ है, घर घर पहुंचाया गया है पीने का पानी। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। मंगलवार को भी 7 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामा है। भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इन्हें सदस्यता दिलवाई। बलरामपुर में होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औखल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का पीएम उद्घाटन करेंगे। समीक्षा बैठक करने हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कहा कि गैर भाजपाई सरकारों ने यूपी को प्रश्न प्रदेश बनाया था। उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। और चलिए स्नेहा, अब धुआंधार खबरों के बाद अब आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो देखेंगे कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहेंगी बड़ी खबरें। बिल्कुल, और यही वो खबरें होती हैं जया जिसके ऊपर हमारा खास फोकस रहता है, क्योंकि आज जिन जिन चीजों पर बज क्रिएट होने वाली है उससे हमने पॉइंट आउट कर लिया है और मेरी सहयोगी जया आप तक वो सारे बुलेट पॉइंट्स लेकर आ रही हैं। ध्यान से देखिएगा इन खबरों को, क्योंकि पूरे दिन इन खबरों पर नजर रहेगी। कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे। जी जया। बिल्कुल स्नेहा, क्योंकि चुनावी हलचल तेज है, 3 महीने का वक्त इस तरफ बचा है और ऐसे में जो अहम खबरें हैं वो रोज हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आज की बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, चलिए देखते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए यूपी में ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट है। आज की ये बड़ी खबर है। लगातार स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट पर है, तो ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट है। और इसके बाद आपको बताएं कि धारा 144 लागू है। घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। लाउड स्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। और इसके अलावा सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर भी रोक लगा दी गई है। घर से बाहर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा, त्योहारों, क्रिसमस, नए साल के जश्न और त्योहारों को देखते हुए फिलहाल ये फैसला अगले 30 दिनों के लिए लागू रहेगा। इसके अलावा दिल्ली से जो आज की बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को बता दें। संसद में आज लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर नियम 193 के तहत चर्चा होने की संभावना है। सोमवार को राज्यसभा में भी महंगाई को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन चर्चा तय की गई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा हो नहीं सकी थी। तो ये आज 2 बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर होगी स्नेहा। ताजा अपडेट भी आगे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल जया, जिन खबरों का आपने जिक्र किया है, जिससे रूबरू कराया, ये दोनों अहम हैं। इनसे जुड़ी चर्चा पूरे दिन हमें देखने को मिलेगी। और चाहे हम बात कर लें संसदीय सत्र की, यहाँ पर एक और अहम बात रही कि प्रधानमंत्री ने फटकार लगाई तमाम सांसदों को। कहा कि भाई सत्र के दौरान आपको प्रेजेंट रहना ही होगा, थोड़ा बदलाव अपने भीतर भी ले आए। तो आज देखते हैं किस तरीके की अपडेट आएगी जया। बिल्कुल, और अब बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर सियासी बयार कैसी है, लोग क्या सोचते हैं, किन किन बातों पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जया, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारे आसपास क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। इसीलिए हम आपको लिए चलते हैं कन्नौज, जहां हमारे सहयोगी हैं नित्य मिश्रा। उन्होंने लोगों के बीच में जाकर पूछा कि भाई 2022 के चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। कन्नौज की सदर विधानसभा की एक चाय की दुकान पे खड़े हैं और यहाँ पर हम चाय पर चर्चा करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, वो किस राजनीतिक पार्टी को लखनऊ भेजना चाहेंगी। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए, क्या 1 महीने का लमसम समय बाकी रह गया है। अब ऐसे में आप नए वोटर्स हो, किस पार्टी को चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं? सर, नए युवा के लिए हमारे हिसाब से तो अखिलेश यादव अच्छे रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की बेरोजगारी चल रही है तो हम तो यही चाहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव ही अगले 2022 में आए।
अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी और योगी आदित्यनाथ, जिनकी वर्तमान सरकार है, किस पार्टी को आप 2022 विधानसभा में ताश पहनाना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं कि इस समय ज़्यादातर अगर मौका दिया जाए तो अखिलेश यादव को दिया जाए, क्योंकि वो न्यू पीढ़ी है। अगर वो सही से चले ना तो वो एकदम क्लियर कर देगा सारे को। ये लोग का है अपने अपने चक्कर में रहते हैं, उसने काफ़ी चीज़ें की हैं। क्या करते हो आप? हम तो खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आप किसान हो। आप क्या मन में चल रहा है 2022 में? मन में क्या चल रहा है, जो सब लोग कह रहे हो वही हमारे लिए सही है। तो किसको भेजोगे आप लखनऊ में 2022 विधानसभा? जब वोट डालोगे तो क्या मन में रहेगा आपके? वोट डालेंगे, वोट तो सरकार तो नहीं की रहेगी। हाँ, मतलब योगी आदित्यनाथ को वोट जाएगा? हाँ, वोट नहीं बजाएगा। अरे 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, सामने आ रहा है जी ऐसे में अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जी, या योगी आदित्यनाथ फिर से? हम तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ, काफ़ी विकास हुए हैं, जो हम लोगों को रिश्वत देना पड़ती थी वो नहीं देना पड़ती है। दादा, क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन। अलीमुद्दीन, क्या करते हैं आप? हमारा कपड़े का बिजनेस है। तो 2022 विधानसभा चुनाव है, इस बार फिर वोट डालोगे? नहीं। क्यों? अरे कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, तो वोट क्यों नहीं डालेंगे? सरकार नहीं चुनेंगे आप? सरकार तो चुनेंगे। हाँ, किसको चुनना चाहेंगे? अखिलेश यादव, मायावती? अखिलेश यादव। 2022 विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, वोट डालने का फिर एक बार मौका आपको मिलेगा। क्या मन में चल रहा है कि लखनऊ किसको भेजा जाए? योगी आदित्यनाथ को फिर से भेजा जाए, अखिलेश यादव को, मायावती को, या फिर इस बार प्रियंका गांधी को? जी, इस बार अखिलेश यादव को भेजा जाए। तो जया, इत्र की नगरी कन्नौज वालों ने भाई सोचना शुरू कर दिया है। वहां सियासी बयार का रुख तो कम से कम कुछ न कुछ पता चल रहा है। बिल्कुल, और गुस्सा लोगों में है महंगाई को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि वो परिवर्तन भी देखना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों पर उनका मूड बनता हुआ और बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।